यूएस के माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एयर शो के दौरान आपस में टकराए नौसेना के दो विमान और जमीन पर गिरने के बाद विमानों में आग लग गई। दरअसल हवा में टक्कर के बाद प्लेन से पायलट बाहर निकले और बाल बाल बचे। अब ये तस्वीरें देखिए, एयर शो चल रहा था लेकिन एयर शो के दौरान बड़ा हादसा होता है और आपस में ही नौसेना के दो विमान टकरा जाते हैं। टक्कर के बाद भीषण धुआं भी उठता नजर आया। यूएस के माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर बड़ा हादसा। और वही विमानों की टक्कर के बाद एयरबेस को सील कर दिया गया है। टक्कर के बाद बचाव दल मौके पर पहुंच गया। हादसा क्यों हुआ अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ वो हादसा जिसमें दो विमान आपस में टकरा गए एयर शो के दौरान, और अब इसके बाद जो एयरबेस है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया। दो तस्वीर आप देखिए। गनीमत यह रही कि जो चारों पायलट इन दोनों फाइटर जेट में थे उन सभी ने सेफ एग्जिट कर लिया। जैसा आप देख भी पा रहे हैं, पैराशूट के जरिए वो नीचे लैंड करते हुए नजर आए। और देखिए, जिस वक्त दोनों विमानों में टक्कर हुई उस वक्त की तस्वीर भी आपके सामने। पीएम मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन से द्विपक्षीय वार्ता की है। दोनों देशों के बीच अहम समझौते भी हुए हैं। स्वीडन के साथ समझौते में रणनीतिक साझेदारी, 5 साल का रोड मैप, आर्थिक तकनीकी क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर डील हुई। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में भी शामिल रहे। व्यापार, रक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी ने दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की है। भारत में डिजाइन और इनोवेशन के लिए आमंत्रित किया गया। पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर से मुलाकात की है। भारत यूरोप सहयोग को और गहरा करने पर फोकस। पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता बने पीएम मोदी। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए स्वीडन के प्रधानमंत्री का आभार जताया। कहा, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। भारत स्वीडन संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। स्वीडन में बोले पीएम मोदी, भारत स्वीडन के बीच रणनीतिक साझेदारी, आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पीएम मोदी बोले, एआई के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। क्लीन एनर्जी और इनोवेशन पर मिलकर करेंगे काम। रक्षा क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ रहा है। स्वीडिश प्रधानमंत्री और पीएम मोदी का साझा बयान सामने आया। कहा, दोनों देशों ने मजबूत किए अपने संबंध, दोनों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी। स्वीडन में देखिए बंगाली संस्कृति की गौरवशाली झलक। पीएम मोदी की बंगाली समुदाय ने आरती की है। पीएम ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। स्वीडन में पीएम मोदी का एयर वेलकम। स्वीडिश फाइटर जेट्स ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। स्वीडन के बाद नॉर्वे के ऑस्लो जाएंगे पीएम मोदी। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लखनऊ में आज सुबह 9:45 बजे योगी कैबिनेट की बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी कैबिनेट की होगी पहली बैठक। यूपी में 8 नए मंत्रियों को बांटेगा विभाग। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद नागरिक आपूर्ति, अजीत पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन सैनिक कल्याण का मिला विभाग, कैलाश राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, वहीं कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग का आवंटन दिया गया। सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी, हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की जिम्मेदारी दी गई। यूपी में मंत्रियों को विभाग बांटे जाने पर अखिलेश यादव का तंज। लिखा, अपने लोग फिक्स ऑन गांव का सिद्ध। केरला में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण। वीडी सतीशन लेंगे सीएम पद की शपथ। रविवार को राज्यपाल से मिलकर सौंपी मंत्रियों की लिस्ट। वीडी सतीशन ने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्यों के नामों का ऐलान किया। कहा, रमेश चन्नीथला, के मुरलीधरन और सनी जोसेफ को मंत्रिमंडल में किया जाएगा शामिल। 3 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचा अमित शाह। सीएम विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे अमित शाह। क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। नक्सल मुक्त भारत के बाद अमित शाह का पहला छत्तीसगढ़ का दौरा। बस्तर में 2.0 विजन के तहत कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे अमित शाह।
25 मई को पद्म पुरस्कार वितरण करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 131 लोगों को सम्मानित करेंगे। गौशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा एसआई पर संरक्षित स्मारक पूजा अर्चना का स्थान नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश बहुत अस्पष्ट है। सांसद मलविंदर सिंह कंग ने एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, कहा एनआरआई वोटरों के लिए एसआईआर प्रक्रिया में विशेष प्रावधान किया जाए। बंगाल में 5 साल बढ़ी सरकारी नौकरी में उम्र सीमा 40 से बढ़कर 45 साल हुई उम्र। 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं युवा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने फ्यूल बचाने के लिए जारी किया मेमोरेंडम। अनावश्यक आवाजाही को कम करने का निर्देश दिया गया। नीट पेपर लीक मामले में सामने आ रहा लातूर का कनेक्शन। कई नामचीन डॉक्टर सीबीआई के रेडार पर। डॉक्टर से पूछताछ कर रही है सीबीआई। सीबीआई ने लातूर में चलाया तलाशी अभियान। एक कोचिंग संस्थान में ऑफिस में भी रेड। चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। प्रयागराज में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से सनसनी। ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। लखनऊ में ट्रेन में दिल दहलाने वाली वारदात। बॉक्स और बैग में मिला महिला का कटा शव। देहरादून के जूता शोरूम में बजरंग दल का हंगामा। बजरंग दल के मैनेजर के नेम टैग पर जिहादी लिखा। शोरूम में हिंदू कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मोर्टार शेल मिला है। सेना के जवानों ने सुरक्षित स्थान पर ले जाकर मोर्टार शेल को निष्क्रिय किया। मुंबई के कल्याण में रेलवे स्टेशन के यार्ड में नाबालिग से दुष्कर्म। हिरासत में अभियुक्त। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के कटिहार में कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर एक्शन। कार्रवाई के विरोध में लोगों का हंगामा। तनाव के चलते इलाके में फोर्स की तैनाती। जम्मू कश्मीर के सांबा में नशा तस्कर पर प्रशासन की कार्रवाई। तस्करों पर की जा रही है कार्रवाई। 33 अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। 60 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। दिल्ली में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत। वजीराबाद के प्राइवेट स्विमिंग पूल में बच्चा डूब गया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। अमरनाथ यात्रा से पहले सेना ने ग्राम रक्षा समूहों को ट्रेनिंग दी। रामबन में भारतीय सेना ने प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। मुंबई के पास नायगांव में हादसा। गिरी नार होटल के सामने अतिक्रमण हटाने के दौरान एक शख्स की मौत। बैनर हटाते समय हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया था शख्स। इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज के फेयरवेल पार्टी के बाद छात्रों का हंगामा। हॉस्टल में छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के फतेहपुर में नदी में नहाते वक्त हादसा हो गया। रिंद नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत, 2 को बचा लिया गया। राजस्थान के बाड़मेर में एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में एक और महिला की मौत से हड़कंप। डिलीवरी के बाद किडनी फेल होने से महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। हरियाणा के करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बिहार के बहरमा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली, एक घायल। बिहार के सासाराम में पैसेंजर ट्रेन में आग से अफरा तफरी। आग लगने के बाद अलग किया गया ट्रेन का डिब्बा। मुंबई में धारावी इलाके के एक मिल के परिसर में आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली मेट्रो में आज से फेरों की संख्या बढ़ गई है। हर सोमवार 6 अतिरिक्त मेट्रो का संचालन होगा। अतिरिक्त टिकट काउंटर, बैगेज स्कैनर और सुरक्षाकर्मी तैनात। दिल्ली में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। रविवार को 43 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचा। लू की चपेट में दिल्ली वाले। यूपी में आईएमडी ने जारी किया लू का अलर्ट। लोगों को हीट वेव से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह। कई इलाकों में पारा 42 डिग्री पार। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया। दिल्ली के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी बरकरार। आईपीएल में आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच होना है मुकाबला। चिन्नास्वामी स्टेडियम में 7:30 बजे होगा मैच। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बिहार के सासाराम से आ रही है। सासाराम में पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई। पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है, यह कहा जा रहा है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। तस्वीर आप देखिए, पूरा ये बोगी जलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वक्त रहते इस बोगी को, इस डिब्बे को अलग कर दिया गया। सासाराम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई और इसके बाद इस कोच को अलग किया गया बाकी डिब्बों से।
हालांकि जब तक काबू पाया गया तब तक पूरा ये डिब्बा जल चुका था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, अभी ये कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। गेट के पास कोई उपाय नहीं है से आग की शुरुआत हुई और इसके बाद बहुत तेजी के साथ ये जो आग है वो पूरे डिब्बे में फैल गई। और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल सुबह राजधानी एक्सप्रेस में भी आग लग गई थी, जब तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस में आग लगी। ये हादसा मध्य प्रदेश के रतलाम में हुआ। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। और बिहार के सासाराम में पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में आग लगी, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूपेश हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, क्या जानकारी मिल रही है, हादसा कैसे हुआ, सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है पूरे मामले पर? ये देखिए, बिल्कुल जान की हानि नहीं हुई है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी संख्या में ये जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है, इसमें लोग सफर करते हैं भभुआ, सासाराम और पटना। पटना राजधानी में सुबह सुबह लोग आते हैं जो नौकरी पेशा या अन्य कामों को लेकर के, तो भभुआ, सासाराम और पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में हर रोज बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। और आज भी उसी तरह से सासाराम प्लेटफॉर्म पर उस वक्त ट्रेन खड़ी थी और जनरल बोगी में सबसे पहले लोगों ने देखा धुएं का गुबार उठ रहा था। देखते देखते वो आग की लपटें दिखाई देने लगी, लोग अपना सामान छोड़ करके और बाहर भागने लगे। और उसके बाद से रेलवे प्रशासन और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक जो जनरल कोच का ये जो बड़ा हिस्सा है वो जलकर क्षतिग्रस्त या खाक कहें हो चुका है। जो रेलवे के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि घटना के बाद जो प्रभावित बोगी है उसको ट्रेन से अलग कर लिया गया है। तकनीकी जांच भी की जा रही है। जो आरपीएफ है, आरपीएफ के वहाँ इंस्पेक्टर हैं संजीव कुमार, उन्होंने भी बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी यात्री द्वारा कभी कभी जो हाईली इंफ्लेमेबल जो ज्वलनशील सामग्री है वो ले जाने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। और इस घटना के बाद बिल्कुल अब इस मामले पर जांच भी की जा रही है, क्योंकि भारी नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूपेश, जानकारी देने के लिए। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और पोस्ट किया गया है। ईरान को जल्द कदम उठाने होंगे, ईरान का कुछ भी नहीं बचेगा, समय तेजी से बीत रहा है। ये देखिए, ये वही पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। फॉर ईरान द क्लॉक इज टिकिंग, यानी कि समय तेजी से बीत रहा है और अब बड़ा कदम ईरान को उठाना होगा, ये संकेत दिए गए। इससे पहले भी कल 3 पोस्ट किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, 2 एआई तस्वीरें, एक एनिमेटेड वीडियो। उससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एआई पोस्ट जारी किए जा चुके हैं और अब एक और पोस्ट। और देखिए, एक और बड़ी खबर, ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की नई चेतावनी। जो हो रहा है उससे ईरान को डरना चाहिए। मुझे लगता है कि ईरानियों को डरना चाहिए। चैनल 13 से बातचीत की है डोनाल्ड ट्रंप ने और इस दौरान ईरान को फिर से धमकी दी। और बड़ी बात यह है कि ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बैठक करने वाले हैं। मंगलवार को व्हाइट हाउस में बैठक होगी। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप बैठक करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम भी मौजूद रहेगी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ईरान पर बात होगी और बैठक में ईरान पर बड़ा फैसला भी हो सकता है, क्योंकि देखिए तैयारी तो वैसी ही की गई है, चाहे तैनाती की बात हो, चाहे युद्धपोत की तैनाती की बात हो, विमानों की तैनाती की बात हो, सैनिकों की संख्या बढ़ाने की बात हो। साथ ही अब सिचुएशन रूम में जब बैठक होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से पोस्ट सामने आ रहे हैं, क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ये सवाल। तो अमेरिका कभी भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 शुरू कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप इमरजेंसी बैठक करने वाले हैं, जिससे यह साफ होता है कि 48 घंटे के बाद ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। हमले को लेकर यूएस की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सिचुएशन रूम में भी बैठक करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, यह खबर आ रही है। सेंटकॉम कमांडर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। ट्रंप को हमले की रूपरेखा बताई जाएगी। अब हमला क्यों होगा ये आप समझिए। ईरान के साथ डेडलॉक बना हुआ है अभी भी लगातार। संवर्धित यानी कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है, इस पर दोनों तरफ से दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। हॉर्मुज़ बंद है। दुनिया में ऑयल इमरजेंसी इस वक्त आई हुई है। ईरान अमेरिका शर्त मानने से
इंकार करता हुआ नजर आ रहा। और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि बातचीत के जरिए जो डेडलॉक है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो क्या ऐसे में जो अमेरिका है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन पर विचार कर रहा है, और वो ऑप्शन क्या है? युद्ध का। अब देखिए, अगले 48 घंटे ईरान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संकेत क्या मिल रहे हैं? अमेरिकी सेना, नौसेना, मरीन, एयरमैन की तैनाती की गई। पश्चिम एशिया में लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाई गई है। तीनों सेनाओं को वॉर एक्शन मोड में रखा गया है। ईरान के पास विमान और सैनिकों की तैनाती है। ट्रंप की हां का बस इंतजार है, यानी ग्रीन सिग्नल। ऑर्डर मिलते ही विनाशकारी हमला होगा। पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला संभव है। अब आगे क्या? ईरान भी जवाबी हमला करेगा, फिर महायुद्ध की शुरुआत होगी। और आप यकीन मानिए कि इस बार अगर युद्ध छिड़ा तो वो पिछले 40 दिन जो युद्ध चला था उससे कहीं ज्यादा भीषण होगा। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। मनीष, क्या संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं? एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है कि ईरान के पास बहुत कम वक्त है। एक नक्शा दिखा दिया गया है। पूरे मिडिल ईस्ट पर अमेरिकी झंडा नजर आ रहा है। ईरान पर खास फोकस है। सिचुएशन रूम में जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, क्या इंडिकेशन आपको मिल रहा है? पहली बात तो देखिए करुणा की, जिस वक्त अमेरिकन मीडिया या बहुत नैरेटिव ये कह रहे थे कि अब बस कभी भी अमेरिका और ईरान के बीच डील हो जाएगा, तब भी लगातार टीवी 9 अपने दर्शकों से ये कह रहा था कि किसी भी कीमत पर ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह के नेगोशिएशन के बाद डील की कोई संभावना नहीं है, और आखिरकार युद्ध ही एकमात्र विकल्प दोनों पक्षों के लिए बचा रहेगा। और वही कुछ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा होता कि युद्ध नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब साफ तौर पर दिख रहा है कि युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है। और उसी संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आपस में बात की है। माना भी जा रहा था कि ट्रंप के चीन से लौटने के तुरंत बाद ये युद्ध शुरू हो जाएगा, और जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर कह भी दिया कि ईरान के पास अब समय नहीं है, समय तेजी से निकलता जा रहा है, और जल्द अगर ईरान ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर ईरान में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन रही बात, अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो पश्चिम एशिया में जो है अमेरिका का झंडा, अमेरिका का वर्चस्व लहराएगा, तो भी देखना होगा, क्योंकि 40 दिन के जंग में अमेरिका को भी काफी नुकसान हुआ था, और ईरान भी यहाँ पर कमर कसे बैठा हुआ है। ईरान की तरफ से भी लगातार ये बात कही जा रही है कि अब वो डरने वाले या पीछे हटने वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर एक ही बात जो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है वो ये कि अमेरिका और ईरान के बीच सेकेंड राउंड का युद्ध अवश्यंभावी है, वो होकर रहेगा। लेकिन जब ये युद्ध होगा तो फिर इसमें ज्यादा तबाही होगी। वो तबाही जो हमने 40 दिन में देखी उससे ज्यादा तबाही होगी। अभी तो आप देखिए कि किस तरह छोटी छोटी झलक दिखाई दे रही है, जिसमें 24 घंटे भी नहीं बीते जब यूएई के जो परमाणु प्लांट है वहां पर, न्यूक्लियर एनर्जी के जो प्लांट है वहां पर भी ड्रोन आकर गिरा। बिल्कुल मनीष, और ऐसे में तबाही और भी ज्यादा देखने को मिलने वाली है, जिस तरीके से संकेत भी दिए जा रहे हैं दोनों देशों की तरफ से। एक और बड़ी खबर है, ईरान पर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने बयान दिया है, हमें जो कीमत चुकानी होगी हम वो कीमत चुकाएंगे। हिटलर वाली बात ईरान पर लागू होती है, ये ग्राहम की तरफ से कहा गया। यूएस सेनेटर है लिंडसे, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाएंगे। तो अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ईरान में इस बार आर पार के जो आसार है नजर आ रहे। लिंडसे ग्राहम ने क्या कहा, पहले आप जानिए। ईरान को हराने के लिए जो कीमत चुकानी होगी हम चुकाएंगे। ईरान बिल्कुल हिटलर की तरह व्यवहार कर रहा है, दुश्मन को सबक सिखाएंगे चाहे जो भी करना पड़ जाए। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? पूरी तरह परमाणु कार्यक्रम बंद करे ईरान। ईरान जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खोले, ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करे और प्रॉक्सी गुटों का समर्थन भी बंद करे ईरान। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। सवाल क्या है, क्या इस बार अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है। संकेत तो ऐसे ही दिए जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, पूरी दुनिया को ईरान ने धमकी दी है, बाब अल मंदेब बंद हो जाएगा। देखिए, ईरान की तरफ से यह कहा गया है दुनिया में तेल का अकाल आ जाएगा, बाब अल मंदेब का कोई विकल्प है ही नहीं। ईरान की तरफ से कहा गया, यानी अगर इस बार हमला हुआ ईरान पर तो इस बार बाब अल मंदेब, ये देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, जो कि यमन के साथ लगती हुई खाड़ी है। और यमन, जैसा कि आपको पता है कि यहां पर हूती विद्रोहियों का पूरा दबदबा है, यानी कि हूती विद्रोहियों के जरिए, अपने प्रॉक्सी के जरिए ईरान बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक कर सकता है। और फिर आप समझिए कि दुनिया पर कितना गहरा और बड़ा संकट आ जाएगा।
अब ईरान का जो नया प्लान है वो क्या है बाब अल मंदेब को लेकर, ये आपको समझा रहे हैं। यहां पर आप देखिए ये अदन की खाड़ी है और ये आपको बाब अल मंदेब नजर आ रहा है। बाब अल मंदेब होर्मुज की तरह बहुत ही संकरा रास्ता है और यही वजह है कि हूतियों के जरिए ईरान इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तेल सप्लाई रूट के लिए ये बहुत ज्यादा अहम है। बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो वैसे ही व्यापार ठप पड़ा हुआ है और बाब अल मंदेब में भी ऐसा होता है तो कितना नुकसान होगा जानिए। यमन और जिबूती के बीच 26 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता है, वैश्विक व्यापार का द्वार भी कहा जाता है। अदन की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच ये मौजूद है संकरा रास्ता। मैप के जरिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर यह मौजूद है। बिल्कुल, तो बाब अल मंदेब स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर कितना अहम है। ईरान हूती के जरिए, जो प्रॉक्सी है ईरान के, हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर सकता है। ये देखिए, ये है वो जगह है बाब अल मंदेब, इसको ब्लॉक किया जा सकता है जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक इस वक्त किया गया है। तो ये जो धमकी है वो दी गई है ईरान की तरफ से कि अब अमेरिका और इजराइल फिर से हमला करने के बारे में ना सोचे। इधर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहले से नाकाबंदी कर चुका है, ऐसे में दूसरा समुद्री जलमार्ग है बाब अल मंदेब। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस वैकल्पिक रास्ते को भी बंद कर सकता है जिससे ऊर्जा व्यापार के दोनों समुद्री रास्तों पर संकट आ जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत के बारे में तो आप जानते ही हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बाब अल मंदेब क्यों इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यमन जिबूती के बीच का जलमार्ग बाब अल मंदेब है, संकरा रास्ता है, वैश्विक व्यापार का द्वार है, खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का आखिरी समुद्री रास्ता भी है और ईरान समर्थित प्रॉक्सी हूती का बाब अल मंदेब पर असर होगा। अब देखिए 20,000 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से होकर गुजरते हैं। 6.2 मिलियन बैरल तेल रोजाना बाब अल मंदेब के रास्ते से होकर गुजरता है। खाड़ी का तेल निर्यात कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह से रुक जाएगा। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अगर ऐसा हुआ, अगर बाब अल मंदेब को ब्लॉक किया गया तो फिर आप क्या देखते हैं? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से खास करके भारत, चीन या जापान और कोरिया जैसे देशों को जिस तरह से तेल संकट का सामना करना पड़ रहा है, बाब अल मंदेब के मामले में देखें तो खासकर यूरोपीय देशों को फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट से जो जाने वाला तेल है वो बाब अल मंदेब के जरिए रेड सी और फिर वहाँ से मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप तक पहुँचता है। तो जाहिर है कि जो यूरोपीय देश आज की तारीख में ईरान को कम से कम पॉलिटिकल समर्थन देते हुए दिखते हैं ट्रंप के खिलाफ, उनको अब दिक्कत होगी बाब अल मंदेब के जरिए। लेकिन हाँ, अगर आप ये देखें कि क्या आज की तारीख में ये सब कुछ इतना आसान होगा, तो इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन इसकी कोशिश जरूर की जाएगी यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा। और यमन के हूती विद्रोही लगातार ईरान को समर्थन देते आए हैं। हमने देखा है कि अक्टूबर 7 के बाद जब इजराइल और गाजा के बीच जंग हो रही थी, तब यमन के हूती विद्रोही इजराइल पर हमला कर रहे थे और उस वक्त हूती विद्रोही अकेले ऐसे गुट थे जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये संकट गहराता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब दोनों के जरिए आप कहें तो एक तरफ एशिया, एक तरफ यूरोप में गंभीर तेल संकट पैदा होगा। लेकिन फिर है कि इसका उपाय क्या है, क्योंकि नेगोशिएशन तो होने से रहे और जब जंग होगी तो जैसा कि अभी आपने लिंडसे ग्राहम के सेंटेंस को सुना कि अब तेल की कीमतें बढ़ती है तो बढ़े, लेकिन हमें पहले ईरान को रोकना होगा क्योंकि ईरान हिटलर है। देखिए, लिंडसे ग्राहम कोई छोटे मोटे सीनेटर नहीं है। अगर मैं उसे कहूं कि वो ट्रंप के युद्ध सलाहकार या युद्ध के गुरु हैं तो वो गलत नहीं होगा। लिंडसे ग्राहम अमेरिका की जितनी हथियार कंपनियां हैं उनके फंडिंग से बने हुए नेता हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका ने तो कमर कस दी है, चाहे परिणाम जो भी हो। इजराइल तो पहले से ही तैयार बैठा है। यूएई पर हो रहे लगातार हमले की वजह से यूएई ने भी मन मना लिया है। तो युद्ध होना साफ तौर पर दिख रहा है। कब शुरू होगा ये केवल ट्रंप जानते हैं, लेकिन हाँ, जैसे ही युद्ध शुरू होगा तो बाब अल मंदेब बिल्कुल, और उसके परिणाम और भी ज्यादा घातक मनीष हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वीडन के गॉथेनबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। स्वीडन में भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। स्वीडिश पीएम ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी की। तो दोनों देशों के बीच है महत्वपूर्ण करार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और ग्लोबल सम्मान स्वीडन ने अपनी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। एक और ग्लोबल सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम।
तो 2018 में इससे पहले स्वीडिश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। 8 साल में यह पहला उनका दौरा है स्वीडिश का। 6 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे उनका स्वागत किया गया और सर्वोच्च सम्मान भी उनको दिया गया। क्या कहा सुनिए। ये इनोवेशन और इंक्लूजन की पार्टनरशिप है। आज के विश्व में जहां अनिश्चितता है, सप्लाई चेन्स दबाव में है, टेक्नोलॉजी में कंपटीशन बढ़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट एक्शन दोनों को चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोप मिलकर स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे स्टार्टअप्स एआई, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं।